हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी का कानपुर दौरा, मेट्रो खंड और बीनापन की परियोजना का उद्घाटन, आईआईटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। पीएम के साथ सीएम योगी भी रहे मौजूद। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, जर्मनी से हुई जसविंदर सिंह की गिरफ्तारी, दिल्ली और मुंबई को लेकर भी बनाया था प्लान। कोरोना काल में रैलियों पर रोक की मांग, आज से 3 दिनों के यूपी दौरे पर चुनाव आयोग की टीम, रैलियों के बीच कोरोना के बढ़ते खतरे पर करेगी चिंतन, अधिकारियों से लेगी फीडबैक। दिल्ली में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, सीएम केजरीवाल करेंगे समीक्षा बैठक, ग्रैब सिस्टम लागू करने पर हो सकता है विचार। नए साल से पहले हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार, डॉक्टर कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, आज शाम 4 बजे राजभवन में शपथ लेंगे नए मंत्री। प्रियंका गांधी का आज होने वाला है फिरोजाबाद दौरा रद्द, अब 29 दिसंबर को फिरोजाबाद आएंगी प्रियंका, महिलाओं से करेंगी संवाद। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज कानपुर वासियों को और मेट्रो रेल का तोहफा देंगे। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया जा रहा है। बता दें कि कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड और बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। वहीं पीएम ने आईआईटी 54वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। बता दें कि इसके साथ ही पीएम मोदी निराला नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट और केंद्र की आधारशिला रखने के लिए पंजाब का दौरा करेंगे। उनका ये पहला दौरा 3 नए कृषि कानून वापस लेने के बाद होगा। दरअसल कृषि अध्यादेश जारी होने और पिछले साल 5 जून को किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। इसके बाद ही पीएम ने राज्य का दौरा नहीं किया। किसानों ने दिल्ली से सटी सीमाओं से धरना हटा दिया और 11 दिसंबर को अपने घर वापस चले गए। बता दें कि पीजीआई सैटेलाइट केंद्र 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसकी घोषणा यूपीए सरकार ने 2013 में की थी। हालांकि 2014 में एनडीए सत्ता में आई और ये प्रोजेक्ट उसके बाद एक नॉन स्टार्टर बन गया। फिरोजपुर शहर के विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अपने क्षेत्र के लिए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने का दावा किया था। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच और नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हाई लेवल समीक्षा बैठक करेंगे। ये बैठक सचिवालय में होगी। इस बैठक में ग्रैब लागू करने पर विचार हो सकता है। बता दें कि राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 331 मामले सामने आए हैं, जहां ओमिक्रॉन के मामले में 142 केस के साथ दिल्ली पहले पायदान पर पहुंच गई है। ऐसे में पॉजिटिविटी रेट 0.55% होने के साथ सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं कोरोना के मामलों में इजाफा देखते हुए ग्रैब एक्शन प्लान सरकार की तरफ से लागू किया जा सकता है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही इसके खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना संकट के बीच चुनावी रैलियों पर रोक की मांग तेज हो गई है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मीटिंग के बाद अब चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है। आज से 3 दिनों के लिए चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश में रहेगी और रैलियों के बीच कोरोना के बढ़ते खतरों पर चिंतन करेगी। इस दौरान राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की जाएगी। 3 दिन तक लगातार चुनाव आयोग यूपी में बैठकें करेगा, जिसमें राजनीतिक दल से लेकर सरकार के सचिव और पुलिस के अधिकारी तक शामिल होंगे। हरियाणा में मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया जाएगा। शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी और संभावना जताई जा रही है कि जेजेपी से टोहाना की देवेंद्र बबली और बीजेपी में ज्ञान चंद्र गुप्ता या डॉक्टर कमल गुप्ता में से एक मंत्री बनाया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई मंत्रियों ने अलग अलग मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री के साथ अनेक विधायकों ने भी मुलाकात की। मंत्रियों से फीडबैक लेने के साथ ही मनोहर लाल ने उनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी बातचीत की।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज को गढ़मुक्तेश्वर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव समेत कई दिग्गज भी गढ़मुक्तेश्वर पहुंच रहे हैं। अब आपको बता दें कि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आज बुलंदशहर से हापुड़ पहुंच रही है। ये यात्रा हापुड़ के गांव सिरोधन में पहुंचेगी। वहीं दूसरी तरफ गढ़नगर के दिल्ली रोड स्थित होडा फॉर्म में एक विशाल जनसभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। आज कांग्रेस अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस स्थापना दिवस प्रदेश के सभी जिलों में मनाया जा रहा है। वहीं प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में सुबह 9 बजे पार्टी का झंडा वंदन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे हैं। कांग्रेस स्थापना दिवस को प्रदेश के सभी जिला, शहर, नगर और ब्लॉक मुख्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि इस मौके पर पार्टी के जिला और ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेस का इतिहास, विचारधारा, अतीत और वर्तमान की उपलब्धियां, भविष्य की दृष्टि समेत कई विषयों पर गोष्ठियां और परिसंवाद कार्यक्रम कर रैली और सेमिनार का भी आयोजन किया जा रहा है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मनी में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया है। जसविंदर सिंह ही लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जसविंदर सिंह दिल्ली और मुंबई में भी आतंकी हमले करने की साजिश रच रहा था। इसी आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 45 साल का जसविंदर सिंह SFJ के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी माना जाता है। जसविंदर पर कथित तौर पर अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी है। बता दें कि जसविंदर सिंह मुल्तानी ने ही सिंघू बॉर्डर पर किसानों नेता बलबीर सिंह राजेवाल की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए उसने जीवन सिंह नाम के शख्स को भड़काया था। प्रियंका गांधी का आज होने वाला फिरोजाबाद दौरा रद्द हो गया है। अब प्रियंका गांधी 29 दिसंबर को फिरोजाबाद का दौरा करेंगी। इस दौरान वह प्रियंका गांधी महिलाओं के साथ संवाद करेंगी। साथ ही स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण अंचल के कॉलेजों से छात्राओं को ले जाने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की ओर से महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसके लिए पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी खुद जिलों में जाकर महिलाओं से भेंट करेंगी। साथ ही सुहाग नगरी में 29 दिसंबर को महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगी। कैबिनेट मीटिंग के बाद इस्तीफे की धमकी देने वाले उत्तराखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत महज 24 घंटे के भीतर मान गए। शनिवार को देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ रावत की मुस्कुराते हुए फोटो और वीडियो सामने आई। दरअसल कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए बजट न देने से रावत नाराज थे। इसको लेकर उन्होंने इस्तीफे की बात कही थी, जिसके बाद से वे देहरादून से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में सुर्खियों में बने हुए हैं। उत्तराखंड के तमाम सियासी सवालों को लेकर हरक सिंह रावत ने सीएम से कहा कि मुझे चुनाव मत लड़ाओ, जो आदमी चुनाव लड़ता है वो उलझ जाता है। मैं दौड़ धूप करके भाजपा को जीत दिला दूंगा। कांग्रेस में जाने की बात पर उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा, लोग ऐसे ही अफवाह उड़ा देते हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं अपने काम धमकी देकर कराता हूं और मेरे काम करने का तरीका ही ऐसा है, इसलिए लोग अफवाह उड़ा देते हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट फील्ड दौरों को लेकर चर्चा में है। वहीं सचिन पायलट अलवर दौरे पर पहुंचे, जहां बानसूर दौरे के दौरान पायलट का स्वागत करने पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। इस दौरान सचिन पायलट का एक अलग अंदाज देखने को मिला। पायलट भारी समर्थकों की संख्या को अपनी कार से उतरकर बोनट पर बैठ गए, जिसके बाद उन्होंने खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने सोमवार को अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज में आयोजित गुरु गोरक्षनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि जो सूचनाएं पिछले 1 महीने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से आ रही हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां पूरी हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 550 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। तीसरी लहर की जो सूचनाएं हम लोग को पिछले 1 महीना से आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से WHO के माध्यम से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से, जब से ओमिक्रॉन के केसेस पूरे विश्व में निकलने लगा, तभी से भारत में और उत्तर प्रदेश में हम लोग ने अपनी पूरी तैयारी वो कर लिया था। और सारे हमारे जो 550 ऑक्सीजन प्लांट्स जो हमारे जेनरेटिंग प्लांट लगे हुए हैं,
उनके साथ उनके वेंटिलेटर्स, उनके मैन पावर, पीडियाट्रिक आईसीयू, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पिछले 1 महीने के अंदर मॉक ड्रिल के माध्यम से लगातार इसका चेकिंग करना, इसका टेस्ट करना, ताकि तीसरे फेज में अगर कहीं भी हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होगी तो ये कम से कम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। साथ ही उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सौरव गांगुली का कोरोना का टेस्ट सोमवार रात को हुआ था। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सौरव गांगुली ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। फिलहाल गांगुली के संपर्क में आए लोगों की जांच कराई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 15 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लिए शुरू होने वाले वैक्सीनेशन और हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और कुछ बीमारियों से ग्रसित 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लेकर मंगलवार को राज्य सरकारों के साथ बैठक करेगा। इस दौरान राज्यों के मुख्य सचिव और चिकित्सा अधिकारियों को टीकाकरण पर निर्देश दिया जा सकता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की थी कि अगले साल 3 जनवरी से 15 से 18 साल की आयु के बीच के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। वहीं 10 जनवरी से हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित 60 साल की आयु से ऊपर के लोगों को डॉक्टरों की सलाह पर एक अतिरिक्त डोज लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी नए दिशा निर्देश के अनुसार 15 से 18 साल के एज ग्रुप के किशोरों के लिए शुरू होने वाले टीकाकरण के लिए सिर्फ कोवैक्सीन टीके का विकल्प होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू का लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला देहरादून में सामने आया है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि हाल में स्कॉटलैंड से लौटी एक 23 साल की महिला के नमूनों की जांच में उसके ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल महिला को होम क्वारंटीन में रखा गया है। भारत में एक दिन के भीतर कोरोना वायरस के 6,358 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6,450 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। अब देश में सक्रिय मामलों की संख्या 75,456 हो गई है, जबकि कुल रिकवरी दर 98.40% है। इस बीच कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले देश के कई राज्यों में बढ़ते दिख रहे हैं। भारत में इस नए वेरिएंट के कुल मामलों की संख्या 653 हो गई है। दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले 167 हैं, जबकि दिल्ली में अभी तक 165, केरल में 57, तेलंगाना में 55 और गुजरात में 49 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में 61, दिल्ली में 23, केरल में 1, तेलंगाना में 10 और गुजरात में 10 है। इन 5 राज्यों के बाद अन्य प्रभावित राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा शामिल है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए अधिक तेजी से फैलने वाला बताया गया है। हालांकि इसके गंभीर लक्षणों को लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सतर्कता बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जिला विद्यालय निरीक्षक सहित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश ठीक वैसे ही हैं जब अगस्त और अक्टूबर में विद्यालय खोलने के समय जारी किए गए थे। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्कूलों को हर दिन सैनिटाइज कराया जाए। स्कूलों में सैनिटाइजर, हैंड वॉश और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पहले अभिभावकों से सहमति लेनी होगी। स्कूल में प्रवेश और छुट्टी के समय शारीरिक दूरी का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जहां लगभग 4 दिन से गंभीर श्रेणी में रहने के बाद राजधानी की हवा में शनिवार को थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अभी भी बेहद खराब की स्थिति में देखी जा रही है। वहीं दिल्ली का AQI 347 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। पोल्यूशन को कम करने के लिए विंटर एक्शन प्लान समेत दिल्ली सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन कुछ दिनों की राहत के बाद स्थिति फिर खराब होती नजर आ रही है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिसंबर महीने में पोल्यूशन के स्तर में सुधार देखा जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जहरीली हवा में ही दिल्ली वालों को सांस लेना होगा।
देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में बीते रविवार तेज बारिश देखने को मिली है। वहीं अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों के लिए भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक 29 दिसंबर को कुछ उत्तरी राज्यों में बारिश समेत बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत हिमाचल प्रदेश में आज बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली समेत राजस्थान में बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी हिस्से बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक तेज बारिश होने की अनुमान है। आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीते दिन 24 घंटे बारिश देखने को मिली। कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश के होने की पूरी संभावना है। उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में ठंड ने भी अपनी जबरदस्त दस्तक दे दी है। वहीं मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक प्रदेश में अच्छी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली में आज लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बुधवार से मौसम में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन बढ़त में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 390 पॉइंट्स बढ़कर 57,831 पहुंच गया है। बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी दिखाई दे रही है। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 28 शेयर बढ़त में और 2 गिरावट में कारोबार कर रहे हैं। बढ़त वाले प्रमुख स्टॉक में HCL टेक, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक 1% ऊपर है। इसके अलावा इंफोसिस, बजाज फाइनेंस और विप्रो भी बढ़त में है। गिरने वाले शेयर में एयरटेल है। इसके 389 स्टॉक ऊपर सर्किट में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 95 अंक ऊपर 17,180 पर कारोबार कर रहा है। दिन में इसने 17,194 का ऊपरी स्तर और 17,163 का निचला स्तर बनाया है। ये 17,177 पर खुला था। इसका 50 शेयर्स में से 47 बढ़त में और 3 गिरावट में है। बढ़त वाले प्रमुख शेयर में ONGC, इंडसइंड बैंक है। इसमें गिरने वाले शेयर में टेक महिंद्रा है। यूपी के अलीगढ़ जिले में अल्ट्राटेक सीमेंट के उद्योगपति कारोबारी की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस हत्या करने वालों की तलाश में जुट गई है और आसपास के CCTV कैमरों की जांच कर रही है। बता दें कि घटना को अंजाम उस वक्त दिया गया जब मालिक के कहने पर चालक कार से उतरकर सामान लेने दुकान पर गया। इसी दौरान सीमेंट व्यापारी की रामघाट रोड पर स्थित सेंटर पॉइंट टीकाराम तिराहे पर अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली कि श्री संदीप गुप्ता जी हैं, ये एटा बेस्ड एक व्यापारी हैं। कई जनपदों में इनके अपने व्यापार का काम है और सीमेंट का इनका कारोबार है। इनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। उस सूचना पर पुलिस मौके पर आई और उसमें पड़ताल शुरू की गई है। एक संदिग्ध वाहन भी उसमें ट्रेस किया गया है, जिसके बारे में जानकारी अभी की जा रही है। बाकी यहाँ पर आकर इनके परिजनों से और इनके साथ काम करने वालों से काफ़ी जानकारियाँ भी जुटाई गई हैं और उसी जानकारी के क्रम में हम लोग आगे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तहरीर देने के लिए कह दिया गया है। जो भी तहरीर मिलती है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। कवारी अपार्टमेंट था रहा था मैं, ठीक सेंटर पॉइंट भैया की रजनीगंधा ले आओ। हम रजनीगंधा लेने के लिए गए, बस इतनी फायरिंग हो गई। हमने ना देखा कोई किधर से आया, ना देखा हमने मोटरसाइकिल, ना गाड़ी, कुछ मैंने कुछ नहीं देखा। देखिए, पहला तो मेरी बहुत बड़ी संवेदनाएं हैं। संदीप जी जिस व्यक्तित्व को रखते थे, समाज सेवी भी बहुत बड़े थे, बहुत सेवाएं जो मैं उनको व्यक्तिगत जानती हूँ। और लेकिन जिस तरीके की घटनाक्रम है वो रोष के साथ साथ जो है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जिस तरीके का मुझे संज्ञान में आया है कि मेन रोड पे और उनके साथ में सरकारी सिक्योरिटी भी है, व्यक्तिगत सिक्योरिटी भी है, और ऐसा हो जाना जो है ये तो बहुत बड़ी खतरे की बात है। और मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत हृदय विदारक घटना है। व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। हमने उन्हें खोया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सोमवार को वाहनों का भीषण जाम लग गया। वाहनों के इस भीषण जाम के चलते एक एम्बुलेंस भी इस जाम का शिकार हो गई। एम्बुलेंस को निकलने की काफी कोशिश की गई, लेकिन घंटों की मुशक्कत के बाद भी एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंस को जाम से नहीं निकाल पाया और सायरन बजाता रहा,
दरअसल अलीगढ़ के कोतवाली के खैर इलाके में अलीगढ़ पलवल हाईवे स्थित कस्बा खैर में दुकानदारों की ओर से सड़कों के दोनों तरफ अवैध रूप से उपमना कब्जा जमा लिया था, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लगा रहता है। इसी वजह से रोजाना लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ता है। भारत की सीमाओं पर खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भारत की सीमाओं की बात करें तो भारत को उसके पड़ोस में घेरने के लिए और हिंद महासागर में अपनी घुसपैठ तेज करने के लिए चीन अब बांग्लादेश का सहारा ले रहा है। चीन के लगभग 250 सबमरीन और नौसैनिक विशेषज्ञ अगले हफ्ते बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, जहां वो साल भर रहेंगे। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश उस वक्त पहले सबमरीन बेस का निर्माण करेंगे, जिसे चीन की सरकारी कंपनी पॉली टेक्नोलॉजी या पीटीआई बना रही है। आपको बता दें कि भारत के लिए ज्यादा फिक्र की बात इसलिए है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन की पहुंच भारतीय नौसेना के महत्वपूर्ण बेसों के पास तक हो जाएगी। चीन की सरकारी कंपनी पीटीआई के 235 से ज्यादा विशेषज्ञ 5 जनवरी को बांग्लादेश पहुंच जाएंगे और 31 दिसंबर तक वहां रहेंगे। ये विशेषज्ञ बांग्लादेश के पहले सबमरीन बेस बीएनएस शेख हसीना के निर्माण की देखरेख करेंगे। पाकिस्तान में गवादर और श्रीलंका में हमवन, टोटा और बंदरगाह अब चीनी नौसेना के लिए नए ठिकाने बनाए गए हैं। आपको बता दें कि ऐसे में बांग्लादेश की शक्ल में हिंद महासागर में नया खिलाड़ी उतारने से भारतीय नौसेना के लिए नई चुनौती खड़ी होने की आशंका है। इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।